आप अंकित जैन है ना, सिवनी से हैं, रचना गाँव से। सिवनी की कुछ खास बात बताइए जो टूरिज्म को या टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट करता है, तो बताइए। सिवनी में सर पेंच नेशनल पार्क है, इको टूरिज्म पेंच नेशनल पार्क है, और पेंच टाइगर रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है उसको। और अभी हाल ही में 2023 में कर्मजीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नई बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा। और सिवनी में एक जल सागर तालाब है सर, जो प्रवासी पक्षियों के एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। और एक आमोदगढ़, मतलब जो टेरिटोरियल रीजन है उसमें एक आमोद, इसमें नाम करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, वो एक प्राचीन भूखंड टाइप के वहाँ पर जिनको संरक्षित किया गया वन विभाग के द्वारा। आपके लखनऊ में है कोई नेशनल हाईवे के कोई पॉइंट है वहाँ से? जी सर। क्या कौन कौन से मिलती हैं? लखनऊ से NH-44 जाता है सर, और एक गंगोत्री उत्तराखंड से NH-35 जो NH-44 में मर्ज हो जाता है लखनऊ में आकर। NH-34 सॉरी सर, NH-34 NH-44 में मर्ज होता है सर। आपने पेंच सेंचुरी का नाम लिया अपने नेशनल पार्क का, तो ये किन जिलों से इसकी बाउंड्री टच करती है? पेंच नेशनल पार्क सर सिवनी और छिंदवाड़ा से बॉर्डर शेयर करता है, और राज्य के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो बॉर्डर शेयर करता है। छिंदवाड़ा साइड का जो फॉरेस्ट है वहाँ कौन से एनिमल्स की ज़्यादा बहुतायत है? वो कोई विशेष पर्टिकुलर उस साइड में कहा जाता हो कि ज़्यादा रहते हैं उनका? सर इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पेंच नेशनल पार्क में जो है शाकाहारी वन्य जीवों की सबसे ज़्यादा घनत्व है, जैसे चीतल और सांभर, तो मुझे लगता है नहीं दोनों साइड होना चाहिए। बाइसन? बाइसन भी है सर, लेकिन घनत्व में चीतल सबसे ज़्यादा पेंच नेशनल पार्क। जी आप ये बताओ, जो पेंच के बारे में आप मेरे को बताओ। जी सर। पेंच नाम किस चीज़ पर आधारित है? पेंच नाम पेंच नदी के नाम पर है। दूसरा, पेंच हमारे फोक कल्चर में, हमारी लोक उसमें लोक कथाओं में, लोक किंवदंतियों में बड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा है। जी सर। तो इस स्थान को प्रसिद्ध करने वाले पात्र का नाम बताओ, और उस पात्र का डेवलपर का नाम बताओ। सर पात्र मोगली, और उनको डेवलप किया है रूट यार्ड के वेरी नाइस, जंगल बुक किताब के माध्यम से। वेरी नाइस। अच्छा, पेंच नेशनल पार्क लास्ट ईयर मैं खुद गया हूँ, कई बार मैं रहा भी हूँ पेंच में। पिछले साल पेंच बहुत फेमस रहा, हम लोगों के बीच पूरे नेशनल मीडिया की चर्चा में रहा पेंच। इसका कारण बताओ। पिछला साल क्योंकि पेंच के लिए बड़ा अच्छा रहा, मुझे 2022 का सीजन खासतौर से बारिश के बाद का समय, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बिल्कुल नेशनल लाइमलाइट में रहा पेंच लास्ट ईयर। क्या कारण थे? जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, यदि आप मुझे करेक्ट करना चाहिए, शायद टाइगर डबल का अवार्ड मिला हुआ है हाल ही में पेंच नेशनल पार्क को। देखिए, टाइगर का तो अभी हुआ है, मेन एक और बहुत बड़ी अच्छी हाँ, दक्षिण के बाद एक बड़ी उपलब्धि मिली पेंच को। पूरे मध्य प्रदेश ऐसी चीज देखी गई जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिखी थी। ब्लैक तेंदुआ दिखाई दिया है, और सर अभी एक T15 बाघिन उनकी डेथ हुई है सर, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है 29 उनके शावक को पैदा करने का। शावकों को पैदा किया। आपने ब्लैक पैंथर की बात की है। जी। अच्छा, ब्लैक पैंथर क्या है? कोई नई प्रजाति का तेंदुआ है? नहीं सर। आप रक्षक भी रहे हैं। जी सर, वहाँ एक तो ब्लैक पैंथर क्या है? ब्लैक लेपर्ड या ब्लैक पैंथर है क्या? ब्लैक लेपर्ड हो सकता है सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ब्लैक लेपर्ड और पैंथर में आपको अंतर पता है? ब्लैक पैंथर का क्या ओरिजिन भी आपको नहीं पता? ठीक है, आप जैन रिलीजन से हैं। मध्य प्रदेश में जैन धर्म के मानने वालों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? सर प्रतिशत की मुझे जानकारी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रतिशत है? राष्ट्रीय स्तर पर सर 1% से 2% के बीच है। 1% से 2% में तो अरबों में संख्या है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आमदन। थोड़ा प्रिसाइज। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, मैंने 0 कुछ पढ़ा। अच्छा, भारत में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत
किस धर्म के मानने वालों लोगों का है? कंफर्म नहीं है सर। जैन धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? सर राजस्थान का कंफर्म नहीं। इनकी कोई ब्रांचेस हैं इसकी जैन धर्म में? श्वेतांबर और दिगंबर से। इनमें दोनों में क्या अंतर है, श्वेतांबर और दिगंबर में? सर दिगंबर में मतलब समय समय के साथ मतलब हर चीज का त्याग कर दिया, मतलब मेनली कपड़ों का त्याग कर दिया जाता है। समय समय के साथ। हाँ मतलब जैसे जैसे ज्ञान होते जाता है और उनकी तपस्या का लेवल बढ़ते जाता है सर, तो वो जिस भी गुरु के अंडर में रहते हैं तो वहाँ से उनके ही माध्यम से वो उनको मतलब एक कार्यक्रम होता है हमारा चौमासा कार्यक्रम, उसमें उनको दर्जा दिया जाता है महाराज जी का। और श्वेतांबर में सर सफ़ेद वस्त्रधारी होते हैं और मुँह में पट्टी लगाना जरूरी होता है सर। और बस ये दो अंतर। पूजा की पद्धति में भी कोई अंतर पूजा है? की पद्धति में ये अंतर है सर, जैसे मैं दिगंबर जैन हूँ तो हमारे यहाँ महाराज जी को हम लोग आमंत्रित करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर में आहार दीजिए। और श्वेतांबर में वो किसी के घर में आहार नहीं लेते, वो मतलब खाना ले लेते हैं हम लोगों से, लेकिन वो अपने अपने अनुसार करते हैं ग्रहण उसको। कपड़े का त्याग करना क्या संदेश देता है? यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, वो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखना चाहते अपने साथ, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को त्याग करके ही आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, तो जो आपका प्रवर्तक पढ़ते हैं दोनों की प्रवर्तक भी अलग थे, दिगंबर या श्वेतांबर की, या महावीर स्वामी से ही? मतलब प्रवर्तक इन जो- द सेंस जो इनके गुरु थे जब ये डिवाइड हुआ। जी सर, वो गुरु, दो गुरु के नाम अलग अलग हैं सर। कौन कौन थे दिगंबर में? कौन? एक गुरु का नाम है सर भद्रबाहु, श्वेतांबर में उनका नाम याद नहीं करता सर। आपने एकेडमिक्स लेवल में या अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। भूल गए? जी सर। तो प्रैक्टिस में कुछ याद नहीं रखते हैं अपने धर्म के बारे में, या धर्मनिरपेक्ष हैं? केवल नाम से आप जैन हैं या नहीं सर, प्रैक्टिस भी किया करता है? हूँ सर मैं। जैन। यहाँ अष्टमी और एक चतुर्दशी और एक संडे का दिन पवित्र, मतलब उस दिन मतलब पूजा पाठ करने को कहा जाता है सभी बच्चों से। तो उस पर्टिकुलर दिन मैं सुबह से मंदिर जाकर अभिषेक करता हूँ सर, और जो एक पूजा की पद्धति होती है उसको follow ऐसा नहीं लगता है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सब विलुप्त हो गई और बस कर्मकांड ही बचा रह गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है? कैसे? बहुत सारे रूल्स जो महाराज जी हम लोगों से फॉलो महाराज जी या महावीर जी, दोनों में अंतर है, क्योंकि हर धर्म में कुछ महाराज जी पैदा हो चुके हैं, जी सर। जो उनकी मूल शिक्षाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, है ना? तो अब आप महाराज जी को फॉलो करते हैं या शिक्षित होने के नाते महावीर जी को फॉलो करते हैं? शिक्षित होने के नाते जो, जैसे मुझे महावीर स्वामी का एक कथन है, जियो और जीने दो, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करूँ, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे महाराज जी कहते हैं उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। शिक्षाओं से, मूल शिक्षाओं से विचलन हुआ है या नहीं हुआ? वैसे ही चली आ रही है? थोड़ा बहुत तो विचलन हुआ है सर। थोड़ा बहुत विचलन, उसको आप रियलाइज करते हैं कि मूल धर्म की शिक्षाओं से विचलन है ये? सर मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानता हूँ सर मूल शिक्षाओं को। ठीक है। ठीक है, आपने बताया कि वस्त्रों का त्याग करना, क्या उसको बोलते हैं, कोई टर्म? परिग्रह बोलते हैं सर। जैसे परिग्रह। कोई भी चीज़ है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है या मेरे से बहुत बड़ा घर है, ये परिग्रह कहलाता है सर। तो जैनीज के पास तो पूरे रिचेस्ट लोग तो जैनीज ही हैं, वो परिग्रह कहाँ कर रहे हैं? आपने जैनीज कम्युनिटी ही तो सबसे ज्यादा पैसे वाली है इस देश में, परिग्रह का कहाँ पालन होगा? समय आपको ऐसा लगता है कि जैनीज ही रिचेस्ट कम्युनिटी है हर जी सर, यूनिवर्सिटी में? परिग्रह का पालन नहीं तो मूल शिक्षा से वास्तविक विचलन तो यही हो गया। ठीक है, वॉलीबॉल आपका हॉबी है ना? जी सर। भारत के ऐसे 5 अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर्स
जिनको आप जानते हैं, मिले हैं किसी वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर से? मैंने सर, मैं जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी उस दौरान इस हॉबी को मैंने चालू किया था सर। ट्रेनिंग के समय फिर उसके बाद में क्या किया इस हॉबी को जिंदा रखने उस के समय लिए? मैंने मतलब अकेडमिक्स गेम हुए थे, मैं रीवा में ट्रेनिंग किया हूँ फॉरेस्ट। वहाँ मैंने हम लोगों ने मेडल जीता हुआ। स्टेट गेम्स में आपने जी सर। तो कुछ प्लेयर्स के नाम पढ़े तो होंगे? जी सर, पढ़ा हूँ, अभी मुझे याद नहीं। फादर ऑफ इंडियन वॉलीबॉल, एक बहुत बड़े प्लेयर थे, करीब उन्होंने एशियाड में भी किया है। क्रिश्चियन है सर, जिमी जॉर्ज। जिमी जॉर्ज की और एक आप विशेषता बताइए कि जिमी जॉर्ज एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय एथलीट से जुड़े हुए हैं। वर्तमान बहुत प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हैं, उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। उस एथलीट का क्या नाम है? उनके बारे में अभी पढ़ा नहीं सर। अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम सुना है आपने? जी जी सर। अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम क्या रिकॉर्ड है? सर रनिंग में कुछ किस खेल से जुड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज? रनिंग करती है अंजू सर। बॉबी जॉर्ज लंबी कूद की एथलीट रही हैं। पहली ऐसी एथलीट थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में मेडल लाया। चलिए, आप पहली एथलीट मैंने आपको बताई थी अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे एथलीट कौन हैं जिन्होंने मेडल लाया? ये आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ, रिसेंट एथलीट है, बहुत फेमस एथलीट है। सर भाला फेंकने का वो आप बताएं। नाम याद नहीं आ रहा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सर। स्वच्छ भारत अभियान से भी आप जुड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अभी ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अमिताभ बच्चन। और इसके और को भी किया गया है। पहले आमिर खान सर थे, अभी अमिताभ बच्चन सर। इको टूरिज्म भी आपकी हॉबी है ना? मध्य प्रदेश में अभी इको टूरिज्म उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसके क्या कारण है और क्या कर सकते हैं इको टूरिज्म के विकास के लिए हम लोग? तो जैसे जैसे अभी मध्य प्रदेश में वैसे बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है, अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार। संभावनाओं वाला प्रदेश तो है ही है, जी सर। पर जितना संभावनाओं वाला प्रदेश है उसके अनुपात में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो क्या कारण रहे हैं? इसमें सर इको टूरिज्म में जैसे अभी अभी इसके बारे में जागरूकता फैल रही है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को कनेक्ट करके उनकी यदि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए तो इको टूरिज्म बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ स्पष्ट कीजिए, इको टूरिज्म और नॉर्मल टूरिज्म में अंतर होता है? इको टूरिज्म सर एक जिम्मेदारी पूर्ण पर्यटन है जिसका उद्देश्य वहाँ की वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है उसे बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाए बिना वहाँ जो पर्टिकुलर ट्राइबल रहती है उसके विकास में भी कार्य करना है, जो टूरिस्ट आता है उसे इन्वायरमेंट से बारे में समझाना है। एक उदाहरण दीजिए जो इको में हो, यहाँ ना हो, कोई भी एक दीजिए इको का। ये उदाहरण है कि इको में टूरिज्म में ऐसा करते हैं। तो जैसे इको टूरिज्म में साइकिल प्रोवाइड की जाती है ताकि वहाँ किसी प्रकार का इमिशन ना हो। जैसे डुमना नेचर पार्क में सर सुबह 6 बजे हमको साइकिल मिलती है 12 किलोमीटर की ट्रेन में चलाने के लिए, वहाँ हम गाड़ी से नहीं जा सकते। तो नॉर्मल टूरिज्म तो हम सर से गाड़ी वगैरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने इको टूरिज्म का बेसिक उद्देश्य क्या है, आप ये बताइए। इको टूरिज्म का सर बेसिक उद्देश्य एक हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जो ट्राइब्स हैं वो आसपास रहती हैं उनका विकास और प्लस हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि लोग समझ सकें कि एक्चुअली वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है हमारे लिए। सपोज कीजिए आप फर्म में ऑफिसर हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया एज एसडीओ। अब आप जिस क्षेत्र में मान लीजिए आप चार्ज पे हैं, ठीक है, आपको एक इको टूरिज्म सेंटर डेवलप करना है, तो किन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, क्या 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 आप पैरामीटर्स यूज़ करेंगे? आपको अपना मॉडल बनाना है इको टूरिज्म का, ठीक है, आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि कैसे हम अपना इको टूरिज्म मॉडल लेना है? मैं पहले ध्यान दूंगा सर कि वहाँ पे मोड क्या है, वहाँ पर जो वो आ रहे हैं किस पर्पस से आ रहे हैं, उनका पर्पस पूरा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं उस पर्टिकुलर कोई नहीं आ रहा है, मैं आपको कभी केस देता हूँ, कोई नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आपको अट्रैक्ट करना है। कुछ ऐसी योजनाएं सर
मैं उनको अट्रैक्ट कुछ ऐसे प्लेस ताकि मैं उनको कनेक्ट कर सकूँ, वो इंटरेक्ट हों हमारी फील्ड के साथ। आप फॉरेस्ट गार्ड हैं, अगर जंगल में आग लग जाए, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है जी सर। और हाईली क्वालिफाइड है, आपको बहुत अच्छा और हाईली क्वालिफाइड आ रहे हैं। आग लग जाए तो अपने को आग रोकने का प्रयास क्या सर्वप्रथम आप करेंगे? कैसे आग को बुझाते हैं जंगल की? मैनुअल हेलीकॉप्टर से करना ये तो बहुत मेरा पर्सनल टेक्नोलॉजी की है। एक्सपीरियंस है सर, होली के दौरान रात में आग लग गई थी जहाँ मैं रह रहा था मेरे क्वार्टर के पास में। तो मैं और मेरा जो हमको सुरक्षा समिति मिलता है, तो जो हमसे संदेश दिया गया वो तो हमने दिया। एक हमारे पास वो था सर, जी सर, तो वो संदेश देने के तुरंत बाद जो सर छोटे छोटे पत्तियों वाली डाली होती है उससे हमने एक एक साइड से बुझाना स्टार्ट किया। तो ये एक्सपीरियंस में मेरा खुद का पर्सनल है, और जैसा कि मैंने पढ़ा हूँ यदि बहुत तेज है तो एक बैक फायर भी ऑप्शन होता है सर। काउंटर फायर कहते हैं, काउंटर फायर, काउंटर फायर कहते हैं। जिस तरफ वो तेजी से बढ़ रही है उसके दूसरी तरफ एक पट्टी काटते हैं सर और वहाँ से आग लगा देते हैं। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, ये क्यों लगा देते हैं उस साइड से? ताकि सर आग एक तो उस साइड बढ़े ना और दोनों साइड टकरा कर खत्म हो जाती है सर। ये पढ़ा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, लेकिन मेरे को ये बताओ, मध्य प्रदेश में निरंतर आग बढ़ रही है, आप खुद वन रक्षक रहे हैं, ठीक है, आप जो है काफी बेहतर से फील्ड के अंदर की बात समझ सकते हो कि अपने आग में आप देखो, क्योंकि हमारे इस साल भी मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल आग से जल गया, ठीक है। अब तो आप अभी तक तो मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल पे थे, वन रक्षक थे, खुद जाके बुझाते थे। अब आप जो है अपनी रेंज अफसर बनेंगे या एसडीओ बनेंगे, तो आप अपनी रेंज या अपने सब डिवीजन के नीति निर्माता बनेंगे कि आपको अपने क्षेत्र को आग से बुझाना है, तो आप किन किन पैरामीटर्स पे काम करेंगे, कि आप क्या मतलब ऐसा मॉड्यूल करेंगे कि आप अपनी आग पे कंट्रोल कर सकें। पहली चीज़ तो सर मेरा जो स्टाफ होगा मेरे अंडर जो काम करेगा, मैं उनके तालमेल पर वर्क करना चाहूँगा सर। कहीं ना कहीं मैंने पर्सनल अनुभव किया कि तालमेल की कहीं कमी हो जाती है। और दूसरा मैं काम करूँगा, यदि कहीं आग लगती है तो वो कैसे जल्दी से जल्दी हमको संदेश पहुँचाता है, क्योंकि हो सकता है वो अकेले ना बुझा पाए। तो वायरलेस अपने यहाँ सिस्टम होता तो नहीं फॉरेस्ट में? कई जगह नहीं मिलता सर वायरलेस। जैसे मैं जिस बीट में था सर, मैं बीट का सहायक था, मेरे पास वायरलेस नहीं था, लेकिन जो आग लगी हुई थी वो गांव के पास ही थी, तो हमको गांव वालों का भी सहयोग मिल गया था। और दूसरा सर, यदि कोई छोटे यंत्र मिलते, जैसे मैंने सर एक यूट्यूब में देखा था, ब्लोअर नाम था, ब्लोअर आता है, यदि वो हर बीट में रहे या एक रेंज ऑफिस में रहे तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है सर। रेंज ऑफिस में तो देखिए होता है, तो दो रेंज ऑफिस में इस साल से आ चुके हैं, लेकिन ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मूलभूत समस्या पे आप प्रकाश डालें। जागरूकता की कमी है सर, जो जैसे लापरवाही है, कई बार बीड़ी वगैरह पीते हैं सर, फेंक देते हैं। और दूसरा कारण देखा है, कई बार ग्रामीण हमसे चिढ़ जाते हैं सर, जो ऑफिशियल्स वहाँ काम करते हैं, तो उनको परेशान करने के लिए वो आग लगाते हैं। तीसरा सर, गर्मी में यदि हम गश्त बढ़ा दें, जो किसान रहते हैं वो फसल शाम टाइम को जलाते हैं सर, तो वो आग कभी कभी हवा के कारण हमारे जंगल तक पहुँच जाती है। तो मैं पहला काम ये करूँगा, यदि मैं RFO होता हूँ सर, तो जो 15 फरवरी तक लाइन जलाई का काम होता है, मैं उसे प्रॉपर चेक करना चाहूँगा कि ये प्रॉपर हुई है कि नहीं, इसमें कोई लापरवाही तो नहीं करना। अच्छा, लाइन जलाई करने में फायदे क्या होते हैं? इसमें सबसे बड़ा फायदा है सर, आप प्रॉपर फैन नहीं पाती है। कैसे नहीं कर पाती? तो आपको स्पेस, आप जहाँ तक आपके लिए चाहिए कि उसको जलने के लिए कुछ मिलना चाहिए, तो वो जलने की चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं वहाँ से। आप 15 फरवरी तक लाइन जला रहे हैं, उसके बाद पत्ते आ जाते हैं, फिर क्या उसको कैसे रुकेगा? फिर लाइन के जलाने बस से ही रुक जाएगा? लाइन जलाने का उद्देश्य क्या है? पहले आप बेसिक उद्देश्य बताइए। बेसिक उद्देश्य मेरा मतलब, मैं जितना समझता हूँ कि आपको डिस्कनेक्ट करना एक तरफ से दूसरी तरफ। जी सर। तो मीडियम ना कोई मिलने पाए, मिलने पाए, तो उसके बाद लेकिन एक गलती क्या होती है यहाँ पे सर, कि पत्ते आ जाते हैं उन पे। पत्ते देखिए नहीं, तो पत्तों की तरफ जंप करके दूसरी तरफ चली गई। पत्ते से चली जाती है। मेरे यहाँ मैंने खुद अपने बंगले में आगे एक चपरासी रोज लगाता था, जो बांस के पत्ते गिरते थे, वो नाली जो थी उसमें भी पत्ते थे, जो बांस तक गए हुए, तो ये लगा के चलाया, लेकिन वो अंदर गए बांस में। आप लोग महुआ नियंत्रण के लिए, पहली बात, महुआ में आग लगाने का सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है आपको पता है? क्या टाइमलाइन होती है, किस तरह से प्रक्रिया होती है महुआ से जुड़ी? ट्राइबल जाते हैं जंगल में, जाते ही महुए पे आग लगा देते हैं? नहीं सर, सुबह के टाइम जाते हैं वो, और सुबह मतलब पेड़ के आसपास आग लगाते हैं सर,
एक से ज्यादा आग लगा के मिलता क्या है ये बताओ मुझे। वो कचरा साफ हो जाता है सर, तो वो जो महुए के फूल रहते हैं सफ़ेद वाले, उसको उठाते हैं। कई बार ये होता है कि आप जा रहे हो तो जंगली जानवरों का डर होता है, आप पहले 2 या 3 बजे जाते हो, तो एक बड़ा रीजन ये भी होता है आग लगाने का। तो आपको जब पता है तो क्या आप सुबह टाइम गश्त नहीं की जानी चाहिए? 2-3 बजे रात में लोग इकट्ठा होते हैं आपके साथ अपन छत से। यदि सर ऐसा कुछ इनपुट मिलता है तो फिर जाना पड़ता है, लेकिन अंदर मैंने मतलब पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ सर, यदि आग दिखती है तो फिर हम अंदर तक जाते हैं सर, लेकिन रात को कभी कभी अंदर नहीं जाते सर, हम रोड गश्ती करते हैं। अच्छा, रात में आपको अंदर आग दिख रही है और आप नहीं जाएंगे? नहीं, तब जरूर जाते हैं सर। हाँ। लेकिन यदि हम अपने मन से यदि उस टाइम गश्त करने निकले तो हम अपनी बाउंड्री कवर करते थे सर, कोई चीज़ नहीं पाते। दूसरा आपने अपनी हॉबी में भी एक चीज लिखी है, आपको जंगल में गश्त करना बहुत पसंद जी है। सर। आप पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पास है। मध्य प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गश्त करने की जो मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्कों में एक मेथड है, आप ऐसे गश्त नहीं होती है, एक साइंटिफिक तरीका है गश्त का। जी सर। साइंटिफिक तरीके का नाम क्या है? एमस्ट्राइड के माध्यम से हेमस्टर। हमें एक प्रपत्र दिया गया था सर, यदि कभी हमको बाप के पंजे के निशान मिले या उसका विष्टा मिला या कोई वन्य प्राणी दिखा तो हमें उस प्रपत्र में लिखना पड़ता था सर, फिर हम उसको सबमिट करते थे। आप ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में कभी शामिल हुए हैं? 2018 में किया है आपने? जी सर। अभी मध्य प्रदेश की 5 कौन सी बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं? तो सर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है सर, मतलब ये ना, मतलब हर जगह फोकस नहीं किया जा रहा है, कुछ खास क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह नहीं है। इंडस्ट्रीज के लिए फोकस हर जगह क्या किया जा सकता है? रायसेन में कर सकते हैं आप, जैसे आपने कहा हर जगह नहीं किया जा सकता है। जी जी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एनवायरनमेंट की तो जरूरत पड़ती होगी, जी सर, बेसिक एनवायरनमेंट। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बेसिक एनवायरनमेंट है और रॉ मटेरियल्स हैं, सब कुछ है, इंडस्ट्रीज नहीं है मध्य प्रदेश में, सब कुछ आपको पता है? यदि बड़ी इंडस्ट्रीज ना है सर, लेकिन जैसे फॉरेस्ट जिले में जो जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ जो LTFPs कलेक्ट होते हैं उनको प्रोसेस करने की छोटी छोटी इंडस्ट्री यदि ज़्यादा लग जाए सर, तो ज़्यादा सही रहेगा। NTFP का फुल फॉर्म बताइए आप। सर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, आपने सेंट एलोयसिस कॉलेज जबलपुर से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन। एलोयसिस है कौन से जगह का? ठीक है।